नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने बचपन में और बड़े होने पर भी कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। उस कहानी में कछुआ हमेशा जो है जीतता है। क्यों जीतता है? उसको अपनी शक्ति पर भरोसा है, यानी उसकी जो क्षमता है उस पर भरोसा है। और खरगोश क्यों हार जाता है? उसको अपनी शक्ति पर जो है, अपनी ताकत पर ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का अंतर जो है वो जीवन में बड़े परिवर्तन लाता है। तो आज बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की एक पार्टी जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसके मुखिया हैं शरद पवार। और चूँकि पारिवारिक पार्टी है तो उसमें सब कुछ मानकर चला जाता है कि परिवार के ही सदस्य जो है उसके राजनीतिक वारिस बनेंगे। तो अब वहाँ पावर सेंटर दो हैं शरद पवार के यहाँ। शरद पवार की बात नहीं है, उनके बाद की बात हो रही है। दो पावर सेंटर हैं, एक उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे उनके भतीजे अजित पवार। सुप्रिया सुले अपने पिता की प्रिय बेटी हैं। उनकी ताकत यही है कि शरद पवार की बेटी हैं। वो कहती हैं, उनका दावा है, उनके लोगों का दावा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा इच्छुक हैं, उसके लिए ज़्यादा प्रयासरत रहती हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति तो इस पार्टी की कोई है नहीं, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय नहीं है। पार्टी का जनाधार सीमित है महाराष्ट्र तक। छुटपुट कहीं कहीं एक आध एमएलए कुछ जीत जाते हैं, वो अलग बात है किसी और राज्य में, जैसे अभी मेघालय में या कभी गुजरात में या कभी गोवा में एक एमएलए जीत जाए। उसके अलावा पार्टी का कोई जनाधार महाराष्ट्र से बाहर नहीं है। लगातार 24 साल से कोशिश कर रहे हैं शरद पवार, इसके बावजूद नहीं हुआ। जब पार्टी के मुखिया ही क्षेत्रीय पार्टी से अपनी पार्टी को राष्ट्रीय नहीं बना पाए तो कौन सी राष्ट्रीय राजनीति सुप्रिया सुले करती हैं भगवान जाने। लेकिन वो दिल्ली का जो एलिट सर्कल है उसमें ज़रूर जानी जाती है। तो बेसिकली पेज 3 वाली जो पार्टियां होती हैं उनमें उनकी शिरकत होती है। उसके अलावा इसी तरह के लोगों से मिलना जुलना और एक तरह की नेटवर्किंग, ये उनकी कुल राजनीति है। तो वो अजित पवार के लिए कभी चैलेंजर उस रूप में नहीं है, लेकिन शरद पवार की बेटी तो हैं, इसलिए चैलेंजर है। शरद पवार फैसला क्या लेंगे, अपनी विरासत, राजनीतिक विरासत किसे सौंपेंगे, ये सवाल महाराष्ट्र में ख़ास तौर से एनसीपी के अंदर उठता रहता है। तो अजित पवार जो है वो सत्ता में रहे। जब भी एनसीपी सत्ता में होती है तो वो सत्ता में होते हैं। 1999 से 2014 तक 15 साल लगातार जो है वो सरकार में रहे। जब एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, उसमें रहे। 2 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस की बीच में सरकार बनी थी, उसमें भी रहे। तो सत्ता के जरिए लोगों को उपकृत करना, ये सबसे बड़ी खूबी है अजित पवार की, और वो इस काम को बखूबी करते हैं। अपना जो कार्यकर्ता है, अपने जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, उनको हर तरह से सरकारी सत्ता के जरिए लाभ पहुंचाना, उनकी मदद करना, ये अजित पवार की खूबी है। इसीलिए उनकी लोकप्रियता है। दादा कहे जाते हैं। तो दादा जो है वो सबके खेवनहार हैं। जो भी अपनी तकलीफ़ लेकर पहुँचे, भरसक उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दादा के साथ और कई चीज़ें हैं। विवादों से उनका बड़ा गहरा नाता है। इस तरह के बयान देते हैं कि हमेशा विवाद में पड़ते हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार का जितना आरोप अजित पवार पर लगा है, मुझे लगता है शरद पवार के अलावा एनसीपी की शायद ही किसी नेता पर लगा हो। लेकिन इससे अजित पवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे एनसीपी को फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे शरद पवार को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो आपको कहानी सुना रहा था खरगोश और कछुए की। अभी तक एनसीपी में ये 2 ही पावर सेंटर थे। एक तीसरा पावर सेंटर उभर रहा है जो कछुए की चाल से चलता हुआ गंतव्य पर पहुंच गया है, जिसका नाम है जयंत पाटिल। जयंत राजाराम पाटिल 61 साल के हैं। इन्होंने मुंबई से जो है इंजीनियरिंग की, उसके बाद अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ पढ़ाई पूरी की। उसी समय जो है 1984 में उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता जो है राजाराम बापू पाटिल, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो वो विदेश से जो है लौट आए सांगली अपने ज़िले में, और वहाँ अगले 6 साल तक राजनीति को समझने की कोशिश करते रहे। 1990 में पहला चुनाव लड़े, तब से लगातार 7 चुनाव जीत चुके। एक बार भी कभी वो चुनाव हारे नहीं। इस समय 2018 से वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
और ज़मीन पर एनसीपी को काफ़ी कुछ बदल दिया है उन्होंने। बीजेपी के विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं, लेकिन बीजेपी से सीखने में बिल्कुल परहेज़ नहीं किया उन्होंने, ज़रा भी उसमें उनको परेशानी नहीं हुई। बीजेपी का जो सदस्यता अभियान का तरीका है उसको उन्होंने अपनाया कि एक प्राथमिक सदस्य 10 सदस्य बनाएगा और उसकी दोहरी निगरानी होगी, 2 टियर वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं कि फर्जी जैसे कांग्रेस पार्टी में सदस्यता अभियान होता है कि पैर का अंगूठा लगा के, हाथ का अंगूठा लगा के, सब जितनी उंगलियां हैं सबका निशान लगा के और गाय बैल भैंस को भी जो है सदस्य बना दे, इस तरह से नहीं होता है। उन्होंने साइंटिफिक तरीके से सदस्यता अभियान 5 साल चलाया, बखूबी चलाया और एक यात्रा निकाली, राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा। इसमें पूरे प्रदेश का लगातार उन्होंने दौरा किया, कार्यकर्ताओं से संपर्क, सम्मेलन, बातचीत, उनकी समस्या सुनना, उसको सुलझाना, क्या किया जा सकता है, ये सब उन्होंने किया। उसके अलावा एक और काम किया, दूसरा अभियान चलाया, एक तास राष्ट्रवादी साथी। यानी महीने के पहले शनिवार को, हर पहले शनिवार को जो जिला पदाधिकारी होते हैं वो ताल्लुक लेवल पर बैठक करते हैं कार्यकर्ताओं की, और उनसे जो है जो भी करंट अफेयर्स होता है, सामयिक जो भी खबरें हों, समाचार हो, मुद्दे हों, उन पर बातचीत करते हैं, उनको टॉकिंग पॉइंट देते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये इस तरीके से उन्होंने पार्टी का संगठन धीरे धीरे कड़ा किया। अब नतीजा ये है कि वो अपने आप में एक बड़ा पावर सेंटर बन गए हैं, जो सचमुच सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों के लिए थ्रेट है, दोनों के लिए खतरा है। लेकिन वो दिखाई इसलिए नहीं देता कि वो अजीत पवार की तरह एग्रेसिव नहीं है, वो उनका रवैया आक्रामक नहीं है, उनके बोलने का अंदाज़ जो है वो सटायरिकल है, व्यंग में बोलते हैं। हालांकि इसी चक्कर में, बोलने के चक्कर में जो है पिछले विधानसभा के सत्र में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ टिप्पणी कर दी। हालांकि वो मानते नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला और उन्होंने कहा उसकी वजह से उनको पूरे सत्र के लिए निकाल दिया गया। अब इस सत्र में, बजट सत्र में फिर से वो लौट कर आए हैं, तो उनके जो समर्थक हैं उन्होंने उनके जो विधानसभा के भाषण हैं उनके अंश निकाल कर एक वीडियो बनाया और उसका आखिरी वाक्य था, टाइगर अभी जिंदा है। और उससे पहले पिछले महीने उनके जन्मदिन पर उनके समर्थन में भावी मुख्यमंत्री के रूप में पोस्टर लगाए गए। उसके जवाब में सुप्रिया सुले के समर्थकों ने लगाया, उसके जवाब में अजीत पवार के समर्थकों ने भावी मुख्यमंत्री के रूप में जो है उनको प्रोजेक्ट करते हुए पोस्टर लगाए गए। तो ये पोस्टर वार चला। लेकिन जयंत पाटिल ये भी जानते हैं कहाँ रुक जाना है। एक सीमा के बाद उन्होंने इसको बढ़ने नहीं दिया, एस्केलेट नहीं होने दिया। उनको मालूम था कि इस बढ़ने का मतलब क्या होगा। उनको पता था कि आखिर में इसका फैसला शरद पवार करेंगे। तो शरद पवार क्या करेंगे इसका उनको अभी अंदाज़ा है। वो शरद पवार के लिए चुनौती नहीं बनना चाहते, न बनेंगे। वो चुनौती बनेंगे सुप्रिया सुले और अजीत पवार के लिए, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से, देखिए किस राजनीति में किसी पार्टी का, किसी दल का नेता हो, 3 गुण अगर उसमें हो तो समझिए कि उसको हराना, उससे आगे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। पहला, उसको संगठन की समझ हो, अच्छा संगठन करता हो, कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध हो और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता हो। दूसरा, उसको प्रशासनिक अनुभव हो, प्रशासन में उसकी दक्षता हो। और तीसरा, जनाधार हो। और चौथा भी जोड़ देता हूँ, जनाधार के साथ ही है, हालांकि वो अच्छा वक्ता हो। ये सब गुण जयंत पाटिल में हैं। वो 1999 से 2004 तक लगातार मंत्री रहे, जिसमें 99 से 2008 तक, यानी 1999 से 2008 तक जो है वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री रहे। 39 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री बनने का गौरव उनको हासिल है, जब 99 में वो वित्त मंत्री बने। उसके बाद 2008 में मुंबई पर हमला हुआ, उसकी वजह से जो एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री थे आर पाटिल, उनको हटना पड़ा, तो उनकी जगह गृह मंत्री बने। फिर 1 साल बाद जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बने और 2004 तक रहे।
उद्धव ठाकरे की सरकार में वो जल संसाधन मंत्री थे और लगातार सरकार में रहने का और सरकार चलाने का वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई नए काम किए, फिर ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, काउंटर टेररिज्म की जो फोर्स 1 बनी वो उन्हीं के निर्देशन में बनी। तो ये इन सब मामलों में उनकी दक्षता उन्हें जो है वो सुप्रिया सुले, अजीत पवार से अलग करती है। फिर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो किसी बड़े विवाद में आज तक नहीं फंसे हैं। इसके ठीक विपरीत सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। तो जयंत राजाराम पाटिल एनसीपी की राजनीति के, अंदरूनी राजनीति के एक बड़े शक्ति केंद्र के रूप में उभर चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। अब उनको जो है हटाना या उनको जो है कमज़ोर करने की ताकत किसी में है नहीं। शरद पवार अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वहाँ अब उनमें न तो मुझे नहीं लगता कि ये इच्छा शक्ति होगी कि जयंत पाटिल को जो है वो पार्टी से बाहर कर दें या कमज़ोर कर दें। उसका नतीजा सीधा होगा एनसीपी का कमज़ोर होना। तो एनसीपी पर पकड़ संगठन पर अगर किसी की है इस समय सबसे ज़्यादा तो वो जयंत पाटिल हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि जो विरासत की, राजनीतिक विरासत की लड़ाई देर सवेर होने ही वाली है एनसीपी में, उसमें जयंत पाटिल का पड़ला भारी होगा। अच्छा, राजनीति में एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है क्षेत्र और आपकी जाति, कि किस सामाजिक समूह से आप आते हैं। तो चूँकि शरद पवार का पूरा परिवार तो मराठा है ही, मतलब अजीत पवार और शरद पवार, उसके अलावा जयंत पाटिल भी उसी पश्चिमी महाराष्ट्र से आते हैं और मराठा हैं। इसलिए इस मामले में भी वो अजीत पवार से बिल्कुल 19 नहीं है, अजीत पवार से उम्र में भी कम है। और उसके अलावा उनमें एक विशेष गुण है कि अपने विरोधी के साथ भी जो है वो कामकाजी संबंध बनाने में माहिर हैं। इसका उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसकी वजह से सरकार में रहते हैं या संगठन में रहते हैं तो उसका भी फ़ायदा रहता है। तो जयंत पाटिल के रूप में सुप्रिया सुले और अजीत पवार के लिए एक नई चुनौती उभर कर सामने आ गई है। आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। नेतृत्व के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर, उसमें जयंत पाटिल की निश्चित रूप से बड़ी भूमिका होगी। और आगे की राजनीति, कम से कम आप कह सकते हैं अगले 1 दशक की राजनीति, वो जयंत पाटिल उसमें एक प्रभावी भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भी पवार परिवार में राजनीतिक विरासत की लड़ाई आर पार की लड़ाई की स्थिति में आएगी, उसमें जयंत पाटिल को हराना सुप्रिया सुले, अजीत पवार के लिए अलग अलग या मिलकर उनको हराना बहुत कठिन होगा। तो राजनीति में सब कुछ यथास्थिति जैसा नहीं होता, वैसा ही नहीं चलता। बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। आप आराम से बैठे हैं, आपको पता नहीं होता कि कब आपका प्रतिद्वंदी उठकर खड़ा हो गया। तो इसीलिए खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। तो एनसीपी की राजनीति में जयंत पाटिल वो कछुआ हैं जो विनिंग लाइन को शरद पवार और सुप्रिया सुले से पहले पार करने के लिए तैयार बैठे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।